Hi everyone. As I told you in my next lecture, as I told you in my previous lecture कि हम लोग लीगल रिसर्च शुरू करेंगे, तो हमने उसके लिए रिसर्च का पार्ट 1 तो ऑलरेडी कर लिया था। आज हम लीगल रिसर्च करेंगे जो कि चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2 है, लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुना है तो आप वो भी सुन लीजिए। अब बात आती है लीगल, जब भी किसी चीज के साथ ऐड होता है तो नेचुरली उसका मतलब ये होता है कि वो लॉ की इम्पोर्टेंस या लॉ का रोल बता रहा है समाज में। तो सोशल एनवायरनमेंट में या सोशल हालातों में लॉ किस हिसाब का रोल प्ले करता है, उसमें हमारा लीगल वर्ड हमेशा ऐड हो जाता है। ऐसे ही अगर लीगल रिसर्च की बात करें तो जितनी भी लीगल एजुकेशन है उसका सबसे अहम हिस्सा है लीगल रिसर्च। तो जैसे जैसे लॉ की जो यूजेज है वो समाज में चेंज होती जा रही है, उसी हिसाब से हमारी लीगल रिसर्च की जो ज़रूरत है, एप्लीकेशन है, वो भी चेंज होती जा रही है। इसका मतलब बहुत ज़रूरी हो गया है कि जब हम हायर लीगल स्टडीज करें तो हम रिसर्च के मेथड से बहुत भली भांति रूबरू हों, क्योंकि अगर हम उस पॉइंट से रूबरू नहीं होंगे तो हम कभी नहीं समझ सकते कि रिसर्च का प्रोसेस क्या है। वेबस्टर ने लीगल रिसर्च को डिफाइन करने के लिए ये कहा था कि लीगल रिसर्च हमेशा एक केयरफुल या स्टूडियस एग्जामिनेशन होता है किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट या एक्सपेरिमेंट करने का। सेलिग्नर की अकॉर्डिंग सोशल साइंस का जो रिसर्च है वो इंक्लूड करता है किस प्रकार से हम चीज़ों को अपने हिसाब से घुमाते हैं, चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट्स और सिंबल्स क्या होते हैं नॉलेज को समझने के। क्लोवर और बेस्ली के अकॉर्डिंग रिसर्च यानी लीगल रिसर्च एक प्रोसेस है सिस्टमैटिकली किसी भी चीज को इकट्ठा करके, एनालाइज करके और आगे इंटरप्रेट करने का। यानी जब आप किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ाते हैं। फ्रांसिस रमल की अकॉर्डिंग रिसर्च एक एंडीवर यानी एक मेथड है किसी भी चीज को, किसी भी नॉलेज को डिस्कवर, डेवलप या वेरीफाई करने का। इसका मतलब जब भी कोई रिसर्च करी जाती है तो वो किसी नई नॉलेज को जरूर कंट्रीब्यूट करती है। ये फ्रांसिस रमल का मानना है कि जब भी किसी चीज को रिसर्च किया जाता है तो वो न्यू नॉलेज के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन करती है। अब जैसे हमने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव करे थे, वैसे ही लीगल रिसर्च के भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। लीगल रिसर्च के दो खास ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बेसिकली सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर में किस हिसाब से आप साइंस की नॉलेज को डाल सकते हो, साइंटिफिक नॉलेज है जो वो समाज में कैसे उतरनी चाहिए काम करने के लिए, वो जज करता है। और साथ ही साथ ये भी करता है कि कुछ स्पेसिफिक तरीकों से, कुछ इंटर रिलेशनशिप से जो लॉ की रिलेशनशिप है थ्योरीज के साथ, उनको रिलेट करने की कोशिश करता है, उनको पढ़ने की कोशिश करता है। तो ये जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये लीगल रिसर्च के हैं। लीगल रिसर्च ना सिर्फ लॉज या लीगल प्रिंसिपल्स को सोशल वैल्यूज, बिलीफ्स वगैरह के रिलेशन में पढ़ता है, बल्कि साथ ही साथ ये कोशिश करता है कि नए फैक्ट्स को निकाला जाए और ओल्ड फैक्ट्स को वेरीफाई किया जा सके एक साइंटिफिक मैनर में। इसका मतलब कहीं ना कहीं लीगल रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है, लीगल रिसर्च का जो काम है, वो थ्योरी से जुड़ा हुआ है, फैक्ट से जुड़ा हुआ है और प्रैक्टिकल है। यानी वो सब चीजों का मिश्रण है। बिलीफ की बात भी करेगा, ट्रेडिशंस की बात भी करेगा और फैक्ट और वैल्यूज की भी बात करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम देखते हैं कि जब हम रिसर्च को ट्रेडिशनली देखते हैं तो उसको किन खास कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के द्वारा समझा जा सकता है। सबसे पहले लीगल रिसर्च हमेशा प्रिसाइज या एक्यूरेट होनी चाहिए। लीगल रिसर्च का हमेशा एक ऑब्जेक्टिव या एम होना चाहिए। लीगल रिसर्च को वेरीफाई करा जा सकता चाहिए। लीगल रिसर्च इम्पार्शियल होनी चाहिए और लीगल रिसर्च एक्सपर्ट तरीके से काम करनी चाहिए। अगर हम टकमैन की अकॉर्डिंग लीगल रिसर्च को देखें तो वो 6 से 7 पॉइंट्स में हमें एक्सप्लेन करते हैं कि लीगल रिसर्च कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको एक कंक्लूजन बता देती हूँ कि इसने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। इसमें लॉजिक, सब्जेक्ट मैटर, एम्पेरिकल, रिप्लेसेबल, ये सारा जो इसके पॉइंट्स हैं ये उन्होंने दिए हैं। अब हम लोग
जो है लीगल रिसर्च की इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो जो हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन है इंडिया का, उसने ऑब्जर्व किया था कि जब हम लॉ स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के अंदर रिसर्च का प्रोसेस डालते हैं तो इंडिया ना सिर्फ कस्टमर बन जाएगा या इस चीज का कि जो नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो वर्ल्ड से नहीं आई और जो हम वर्ल्ड को दे सकेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग लीगल रिसर्च की वैल्यू क्या हो जाती है कि ना सिर्फ आप वर्ल्ड से दी गई चीजों को अपने पास ले रहे हैं, बल्कि बदले में वर्ल्ड को भी रिसर्च के नाम पे कुछ दे रहे हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च को समझने के लिए हम 3 तरीके से समझते हैं। रिसर्च किस किस जगह पर अप्लाई की जा सकती है, यानी एप्लीकेशन के आधार पर रिसर्च 2 प्रकार की है, प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च वो होती है जो बेसिक रिसर्च हो, और अप्लाइड हो जो किसी चीज की एप्लीकेशन के तहत काम करती है। रिसर्च के कारण या ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर 4 प्रकार की रिसर्च होती है, एक डिस्क्रिप्टिव, एक एक्सप्लोरेटरी, एक कोरिलेशनल और एक एक्सप्लेनेटरी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो जो किसी चीज को डिस्क्राइब करे, एक्सप्लोरेटरी जो किसी चीज को एक्सप्लोर या फाइंड आउट करे, कोरिलेशनल जो किसी चीज का दूसरे के साथ रिलेशनशिप बताए, और एक्सप्लेनेटरी एक ऐसी रिसर्च जो किसी चीज को एक्सप्लेन करे या समझाए। इंक्वायरी मोड तीसरा तरीका है रिसर्च को समझने का। इंक्वायरी के हिसाब से एक रिसर्च या तो क्वांटिटी हो सकती है या क्वालिटेटिव हो सकती है, यानी या तो कोई रिसर्च हमें नंबर्स में जवाब दे सकती है या कोई रिसर्च हमें क्वालिटी ऑफ अ टॉपिक बता सकती है। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो और एक 4 तरीके से हम रिसर्च को और समझ सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, सबसे नीचे पर्पल सर्कल है जो, उसमें एम्पेरिकल साइंस से जुड़ी होती है, स्टैटिस्टिकल जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स या नंबर्स की वैल्यू होती है, क्वांटिटेटिव जिसको मेजर किया जा सकता है या नापा जा सकता है, और लास्ट आती है नॉन डॉक्ट्रिनल, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स पर आधारित नहीं होगी। इन सब को करने के बाद जो रिसर्च की अलग अलग कैटेगरीज हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आती है बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च जो कि सब चीज़ों का आधार है, उसका फाइनली सेकंड पॉइंट जब उसको अप्लाई किया जाए अप्लाइड रिसर्च। फिर थर्ड आती है एम्पेरिकल यानी साइंटिफिक, फोर्थ डॉक्ट्रिनल या नॉन डॉक्ट्रिनल, फिफ्थ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, सिक्स्थ एनालिटिकल हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव, और फाइनली लास्ट रिफॉर्म करने वाली या क्रिटिकली किसी चीज को समझाने वाली। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको बाकी बचे हुए रिसर्चेस के टाइप्स इसमें मिल जाएंगे। सो इफ देयर इज एनी स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड कि इसको डीप में स्टडी करना है कि क्या स्ट्रैटेजी यूज करी जाती है रिसर्च को समझने के लिए, तो आप ये चार्ट रेफर कर सकते हैं। इसमें हमने रिसर्च की कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रखी है, राइट। सो हियर द